तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम का स्वागत है क्राइम तक की कहानी की इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज की कहानी बेहद दिलचस्प भी है, मज़ेदार भी है और शायद सोचकर आपको हंसी भी आएगी पूरी कहानी सुनकर, और अफसोस भी होगा कि अगर इतने पढ़े लिखे लोग, कानून के इतने बड़े बड़े जानकार, ज्ञाता, अगर ये सब इन चीज़ों का शिकार हो और ऐसी चीज़ें इनके साथ हों, तो फिर आम लोगों का क्या कहें, क्या बातें करें उनके बारे में। कभी कभी ये लगता है कि ये सारी चीज़ें सिर्फ बिहार में ही मुमकिन है। कुछ वक्त पहले आपको याद होगा, बिहार में एक पूरा का पूरा फेक पुलिस स्टेशन ही पकड़ा गया था, एक फर्जी पुलिस स्टेशन। बांका एक जगह है बिहार में, तो वहाँ पे एक फेक पुलिस स्टेशन था। बाकायदा एक दरोगा थी, महिला मुंशी, लोग वहाँ जाते थे, ये लोग उगाही करते थे। दरोगा के पास से कट्टा भी मिला, और जब सारी तफ्तीश हुई तो पता चला कि ये लोग फर्जी पुलिस स्टेशन ही चला रहे हैं, लोगों की फरियाद भी सुन रहे हैं, पैसे भी ले रहे हैं। तब एक फेक पुलिस अफसर, फर्जी पुलिस वाला, ये तो हम लोग बहुत सुनते हैं, पूरा का पूरा थाना ही फर्जी हो, ऐसी चीज़ें कहाँ मुमकिन है? तो शायद बिहार में ही। लेकिन ये फिर भी कुछ नहीं था, मुझे लगता है। जो आज की कहानी है वो आंखें खोल देने वाली कहानी है, इसलिए कि इस कहानी में जो जो लोग शामिल हैं, अगर आप उनकी हैसियत, उनका रुतबा, उनका कद पद देखेंगे तो आप भी चौंकेंगे कि ऐसा कैसे मुमकिन है। एक स्टेट के पुलिस का सबसे बड़ा जो चीफ होता है वो पुलिस महानिदेशक कहलाता है, डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। इससे बड़ा पुलिस अफसर उस स्टेट में कोई दूसरा नहीं होता। मतलब वो पुलिस वालों का एक तरह से मालिक, माई बाप, आका, बिग बॉस, सब कुछ वही है। अब एक स्टेट के कितने बड़े पुलिस अफसर, मतलब सबसे बड़े पुलिस अफसर को कोई लगातार बेवकूफ बना रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। अब दूसरा पहलू, एक स्टेट का जो कोर्ट होता है, जो अदालत होती है, जो उस अदालत में सबसे बड़े जज साहब बैठते हैं, उनको चीफ जस्टिस कहते हैं। इसीलिए क्योंकि वो चीफ हैं सारे जजों के, क्योंकि बहुत सारे जज होते हैं कोर्ट में, हाई कोर्ट में। तो एक स्टेट या राज्य की, इंडिया में सबसे बड़ी जो कोर्ट होती है वो हाई कोर्ट होती है। अब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, मतलब उस राज्य के सबसे बड़े जो इंसाफ करने वाले, न्यायविद, जस्टिस, जज, उनसे बड़ा और कोई नहीं, उनका नाम इस्तेमाल होता है। एक राज्य के, एक इलाके की कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने वाला जो पुलिस अफसर होता है, जिसके पास सबसे ज़्यादा पावर होता है, वो ऐसा होता है उस इलाके का पुलिस कप्तान। कई जगहों पे पुलिस कप्तान कहते हैं आम भाषा में, लेकिन एक ज़िले का पूरा मालिक जो होता है डिस्ट्रिक्ट का, उसे एसएसपी कहते हैं, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग इनका नाम बदल जाता है, लेकिन बिहार में एसएसपी है। तो एक पूरे डिस्ट्रिक्ट के मालिक होते हैं ये, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। वो भी इसमें शामिल होते हैं। एक चौथा कैरेक्टर आता है जो इन सारे लोगों को अपने इशारों पर नचाता है। एक आम आदमी, एक ठग, एक ऐसा शख्स जो बड़ी बड़ी महफिलों में उठता बैठता है, बड़े बड़े लोगों से दोस्ती करता है, उनके साथ फ़ोटो खिंचाता है, सेल्फी लेता है, डीपी में उन तस्वीरों को लगाता है, अपने सोशल मीडिया, फेसबुक अकाउंट पे डालता है। इससे होता क्या है कि लोग देख के चौंकते हैं, कहते हैं यार इसकी पहुंच तो बहुत बड़ी है, इसके पास तो एक से एक लोग हैं। क्या जज साहब, क्या पुलिस वाले, क्या एसएसपी, क्या डीजीपी, सभी इसके जानने वाले हैं। इसका मतलब आदमी कुछ तो बंदा है इस। तब उसके नाम पे फिर वो तमाम खेल करेगा, फ्रॉड करेगा। अब ये सारे कैरेक्टर एक साथ एक कहानी में कैसे, एक ही फ्रेम में क्यों है? तो पूरी कहानी कुछ यूँ है कि एक बिहार में आईपीएस पुलिस अफसर है, इनका नाम है आदित्य कुमार। बाकायदा यूपीएससी एग्जाम क्लियर किया और आईपीएस बने, बिहार कैडर मिला। तो अभी इसी साल 2022 की शुरुआत में, जनवरी फरवरी में, ये बिहार में एक जगह है गया, और वहाँ पे पोस्टेड थे, और गया के एसएसपी थे। वहाँ इनकी अपनी नौकरी ठीक ठाक चल रही थी। उसी गया में एक आईजी थे, एसएसपी के ऊपर जो होता है, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, अमित लोढ़ा। तो ये आईजी थे और एसएसपी थे आदित्य कुमार। अब एसएसपी आईजी को रिपोर्ट करता है, क्योंकि एसएसपी के पास एक जिला है, आईजी साहब के पास कई जिले हैं आसपास के, मतलब उनके अंडर में कई एसएसपी हो सकते हैं। अब बिहार वो स्टेट है, याद रखिए, जहाँ पे शराब बंदी है। इंडिया में गुजरात के अलावा दूसरा ऐसा स्टेट जहाँ पे शराब बेचना, पीना, खरीदना, ये सब बैन है।
तब आदित्य साहब गया में पोस्टेड है। अब होता यह है कि उनके ऊपर बड़े इल्ज़ाम लगते हैं कि शराब माफियाओं, शराब जिनके पास होता है उनके लिए बड़ा नरम दिल रखते हैं। अगर कोई पकड़ाया भी तो छोड़ देते हैं, कोई गाड़ी पकड़ी, शराब पकड़ी तो एफआईआर ही दर्ज नहीं करते। इधर दूसरे एक अफसर हैं आईजी जो अमित लोढ़ा हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि वो थोड़े सख्त हैं, तो वो पकड़ते हैं, आदित्य साहब छोड़ देते हैं। तब यहाँ आईजी और एसएसपी में भी आपस में लग रही है, एक दूसरे से लड़ रहे हैं क्योंकि दूसरे का इंटरेस्ट जो है वो क्लैश कर रहा है। तब इन दोनों के बीच बड़ा झगड़ा हुआ। इसी दौरान में हुआ ये कि इसी इलाके में फरवरी के महीने में एक शराब और कार के अंदर बहुत सारी शराब पकड़ी गई, लेकिन उसकी एफआईआर नहीं लिखी गई जो कायदे से लिखनी चाहिए थी। वहाँ एक एक बोतल पर लोगों को अंदर कर देते हैं पुलिस वाले, सिर्फ एक बोतल किसी के पास मिल जाए। तो यहाँ तो पूरी खेप थी, गाड़ी थी। लेकिन जिस इलाके में पकड़ा गया उस थाने का एसएचओ मामला दर्ज नहीं करता। आदित्य कुमार को पता चलता है, वो भी कुछ नहीं करते, कहते हैं ठीक है चलो हटाओ मत करो। अब अमित लोढ़ा साहब को पता चलता है, जो आईजी है वो कहते हैं यार करो, फिर आपस में लड़ जाते हैं आईजी और एसएसपी। ये लड़ाई झगड़ा ऐसा होता है कि इनकी खबर पटना पुलिस मुख्यालय तक पहुंच जाती है। अब इसके बाद बड़े इल्ज़ाम लगते हैं, वो दोनों एक दूसरे के ऊपर करप्शन का, शराब माफियाओं के साथ मिली भगत का, शराब बेचने खरीदने वालों को लेकर नरम दिल रखने का इल्ज़ाम लगाते हैं। लड़ाई इतनी बढ़ती है कि महकमा बदनाम हो रहा है कि इन दोनों को फरवरी में गया से सस्पेंड कर दिया जाता है और दोनों अफसर से कहा जाता है कि अब आप पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचिए। अब 2 सीनियर पुलिस अफसरों को हटा दिया गया। आपसी लड़ाई और इल्ज़ाम और भी खतरनाक कि शराब को लेकर इनमें से ये जो पुलिस अफसर है उसको लेकर कानून का पालन नहीं कर रहे, एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे, उनको गिरफ्तार नहीं कर रहे। अब दोनों को हटा दिया गया। अब ये पहुंचे, इस दौरान में इसके बाद जांच हुई। दोनों अफसर को शोकॉज नोटिस दी गई थी, लेकिन अमित लोढ़ा उस जांच में आरोपी नहीं बने। उन्हें लगा कि नहीं आपसी लड़ाई थी, लेकिन सीधा उनका वो नहीं था जो आईजी थे कि शराब माफियाओं के साथ मिली भगत या करप्शन। लेकिन आदित्य कुमार के खिलाफ थे सारे सबूत और उस एसएचओ के खिलाफ भी जिस थाने में ये शराब पकड़ी गई थी। तो शोकॉज नोटिस देने के बाद इन दोनों के खिलाफ मामले की जांच हुई। जांच होने के बाद पाया गया कि प्रथम दृष्टया में, पहली नज़र में ये दोनों गुनहगार हैं और इसी के बाद एक एफआईआर दर्ज हो गई। एफआईआर एसएसपी के खिलाफ, एफआईआर एसएचओ के खिलाफ। अब जब एफआईआर दर्ज हुई उसके बाद इनको पुलिस मुख्यालय में कोई पोस्टिंग दी नहीं गई क्योंकि मामला दर्ज हो गया, वो भी संगीन, एक जहां पे शराब बैन है। इसके बाद अब कुछ वक्त गुजरे और अब आदित्य कुमार ने, उन्हें लगा कि मामला दर्ज हो गया है तो गिरफ्तार भी हो सकते हैं और आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ था। तो इसीलिए उन्होंने फिर एक स्पेशल एक्साइज कोर्ट 1 वहीं गया में, स्पेशल एक्साइज कोर्ट नंबर 1, वहां पे एंटीसिपेटरी बेल दाखिल की कि हमें जमानत दी जाए। बेल खारिज हो गई। अब जब ये बेल खारिज हो गई तो एसएसपी आदित्य कुमार को लगा कि अब उनकी गिरफ्तारी तय है, कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं। और यहीं से फिर वो एक ऐसी साजिश की कहानी रचते हैं, बुनते हैं, जो शायद हमारे देश में पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर इतने बड़े बड़े अफसरों के बीच में ऐसी कहानी दोबारा किसी ने न सोची न लिखी। एंटीसिपेटरी बेल खारिज, आदित्य कुमार के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, उन्हें गिरफ्तारी से बचना है। अब वो क्या करें कि वो बच जाए। और एक आईपीएस अफसर, एक एसएसपी जो तमाम मुजरिमों, चालबाज, ठग, फ्रॉड, इनके साथ पुलिस वालों की ज़िंदगी आमतौर पर चोर उचक्कों इन्हीं लोगों के बीच में भी गुजरती है। अलग अलग मोडस ऑपरेंडी, उनके तरीके भी देखते हैं तो बहुत सारे सीखते भी हैं। जैसे इल्ज़ाम लगता है ना कि कई बार टीवी सीरियल या फिल्मों से लोग आइडिया चुराते हैं क्राइम के, तो दिन भर उन्हीं क्रिमिनल्स के बीच रहते हैं, उनके दिमाग में भी तो कई बार आइडियाज़ आते होंगे ना फ्रॉड के और बाकी चीज़ों के। तो वही आदित्य कुमार साहब के भी दिमाग में आया कि गिरफ्तारी से बचना है तो एक काम करते हैं। आदित्य कुमार का एक दोस्त हुआ करता था, एक बिजनेसमैन, अभिषेक अग्रवाल नाम, पटना में बहुत बड़ा नाम है अभिषेक अग्रवाल। टाइल्स का वैसे कहते हैं बिजनेस है, बट ये पहले भी 1-2 बार फ्रॉड में जेल जा चुका है अभिषेक अग्रवाल। अब अभिषेक अग्रवाल की खासियत क्या है? बड़ी बड़ी महफिलों में जाना, बड़े बड़े लोगों के साथ दोस्ती, उठना बैठना। बिहार के कई आईपीएस और आईएएस अफसरों के साथ तस्वीरें हैं, उनकी पार्टियों में शिरकत की है।
बड़े बड़े वकील जज उनके साथ भी है, वहाँ के चीफ जस्टिस के साथ भी किसी महफिल में फ़ोटो खिंचा ली। अब ऐसी तस्वीरों में खिंचवाने वाले का कोई कसूर नहीं होता। कोई प्राइम मिनिस्टर के साथ फ़ोटो खिंचा ले, कोई क्रिमिनल हो तो उसमें प्राइम मिनिस्टर का क्या कसूर। इवेंचुअली ये तो बहुत बड़े लोग, हम तो बहुत छोटे लोग हैं, पर बहुत सारी ऐसी तस्वीरें खिंचाते हैं, जाते हैं, बहुत सारे फ़ैन मिलते हैं। अब उनमें से मान लीजिए उन तस्वीरों का इस्तेमाल कोई पता नहीं किस लिए कर बैठे और मेरी जानकारी भी नहीं है, तो उसमें मेरा क्या कसूर। तो मैं हमेशा इन चीज़ों को मानता हूँ कि इसके लिए उनको दोषी नहीं देना चाहिए, ठहराना चाहिए। तो अभिषेक अग्रवाल की खासियत थी बड़े बड़े लोगों के साथ तस्वीरें खिंचाना, लेकिन उसकी नीयत और मंशा खराब। इन तस्वीरों का फ़ायदा कैसे उठाए। यहीं से एक एसएसपी और एक फ्रॉड, दोनों की एक जुगलबंदी होती है। आदित्य कुमार अभिषेक अग्रवाल से मिलता है और कहता है कि देखो मेरी एंटीसिपेटरी बेल खारिज हो गई है, ये जो मेरे ऊपर मुकदमा है, जो एफआईआर है, अगर ये खारिज नहीं हुई तो मेरा करियर ख़राब हो जाएगा, जेल भी जाना पड़ेगा, पुलिस की नौकरी पे ठप्पा भी लगेगा, तो इससे कुछ बचाओ, कुछ करो। तो अभिषेक अग्रवाल ने पूछा कि क्या करें। फिर इन लोगों ने बैठ के एक साजिश रची। साजिश ये थी कि एसएसपी के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज है, जो केस दर्ज है, उसको ख़त्म करवाना है। अब कायदे से एफआईआर दर्ज होने के बाद अमूमन अदालत में ही उसको ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन यहाँ सब कुछ फ्रॉड से करना है। अभिषेक ने कहा ठीक है। इसके बाद पूरी प्लानिंग के तहत सबसे पहले उन्होंने सिम खरीदे पटना सिटी में। सिम कहीं और से लिया, मोबाइल कहीं और से लिया, सिम मोबाइल में डाला और इसके बाद सीधे किसी और को नहीं। ये बात यही है सितंबर के महीने की, पिछले महीने की। बिहार के डीजीपी, बिहार के सबसे बड़े पुलिस अफसर, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मिस्टर एस.के. सिंघल, इनको फ़ोन आया था। पहले तो व्हाट्सएप कॉल आया। व्हाट्सएप कॉल में अगर आप देखेंगे तो जो तस्वीर हो सामने वाले की वो भी आती है। फ़ोन करने वाले ने कहा कि मैं चीफ जस्टिस ऑफ बिहार बोल रहा हूँ, बिहार का चीफ जस्टिस, पटना हाई कोर्ट। अपना नाम भी बताया, संजय करोल, और कहा कि पहले तो यूं इधर उधर की बात हुई। फिर कहा कि आपके एक आईपीएस अफसर हैं जिनका नाम है आदित्य कुमार, उनके खिलाफ गलत केस दर्ज हो गया है, उस केस को खारिज कर दीजिए। अब एक चीफ जस्टिस एक स्टेट के सबसे बड़े पुलिस अफसर डीजीपी को फ़ोन करके कह रहा है कि एक केस है, इसको ख़त्म कर दीजिए। अब आगे बढ़ो उससे पहले दो चीज़ें। क्या एक डीजीपी के पास ये राइट है कि वो उसको क्लीन चिट दे और एफआईआर को खारिज कर दे, या फिर ये अदालत का काम है? तो कई केसेस में ऐसा है जहां पर डीजीपी को ये राइट है, वो उस पूरे इलाके का जो है सबसे बड़ा पुलिस अफसर होता है। और इस केस में चूंकि चार्जशीट दाखिल हुई नहीं है, तो कानून के जानकारों का ये मानना है कि अगर चार्जशीट दाखिल नहीं हुई है तो फिर ये कहते हुए कि ये कानून की गलती है, ऐसे मामलों में आप खारिज कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ एक आईपीएस अफसर का मामला, यहाँ एक शराबबंदी वाले स्टेट का मामला, जहाँ शराब को लेकर करप्शन का मामला संगीन है, तो ऐसे नहीं हो सकता। अब इसके बाद ये पहला फ़ोन आया, इसके बाद फिर फ़ोन आना शुरू हुआ। अब चीफ जस्टिस का डीपी भी लगा हुआ है, कभी नॉर्मल कॉल से आता, कभी व्हाट्सएप कॉल से आता। कहते हैं कि करीब 40 से 50 बार चीफ जस्टिस बिहार के नाम पर बिहार के डीजीपी को कॉल किया गया, और ये कॉल करने वाला था अभिषेक अग्रवाल, जो एसएसपी आदित्य कुमार का दोस्त। और हर कॉल में यही कि आदित्य कुमार के खिलाफ आप ये मामला खत्म कर दीजिए। अब डीजीपी साहब ने जब लगा कि चीफ जस्टिस खुद बोल रहे हैं, और पुलिस और अदालत का आपको पता है वैसे ही रिश्ता होता है जैसे मियाँ बीवी का, पुलिस चोर को पकड़ती है लेकिन सजा तो अदालत को देनी है, तो पुलिस वालों की भी पेशी होती रहती है। तब जब चीफ जस्टिस खुद कह रहे हैं, अब डीजीपी को भी लगा कि भाई थोड़ा ऑब्लाइज करना पड़ेगा, चीफ जस्टिस कह रहे हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ। आनन फानन में आदित्य कुमार के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज थी कैंसिल, और उनको क्लीन चिट दे दी गई कि आप क्लीन चिट आपको दिया जाता, आपके खिलाफ केस खत्म। अब केस खत्म, क्लीन चिट, इसका मतलब है कि अब दोबारा बहाली और पोस्टिंग भी मिलनी है आदित्य कुमार को। लेकिन यहां दूसरा सवाल है कि क्या चीफ जस्टिस के कहने पर, चाहे वो चीफ जस्टिस ही क्यों ना हो, कानून के बहुत बड़े रखवाले, एक डीजीपी एक स्टेट का सिर्फ कहने भर से सिफारिश, इसको कायदे से आम शब्दों में कहें तो एक सिफारिश ही थी
क्योंकि ये ऑर्डर नहीं था, ऑर्डर हमेशा लीगली होता है। तो एक चीफ जस्टिस एक सिफारिश कर रहा है एक डीजीपी को और कह रहा है कि आप एसएसपी के खिलाफ जो केस दर्ज है, एफआईआर दर्ज, उसको खारिज कीजिए, क्लीन चिट दीजिए। और कमाल ये है कि डीजीपी साहब उस एसएसपी को क्लीन चिट दे देते हैं, कहते हैं वो एफआईआर को हटाओ, खत्म करो केस और उसको क्लीन चिट दे दो। और एसएसपी साहब को क्लीन चिट दे भी दी जाती है। अब ये सब कुछ हो गया, लेकिन इसी दौरान होता यह है कि अब डीजीपी साहब को यह एहसास होता है क्लीन चिट देने के बाद कि जो फोन पे बात हो रही है, वो जो उसका टोन है, वो जिस तरीके से बात कर रहा है, जिन शब्दों का यूज कर रहा है, वो इंग्लिश और हिंदी मिक्स करके, कभी हिंदी कभी इंग्लिश, उन्हें लगा कि आमतौर पर एक जब बातचीत होती है तो कई बार एहसास हो जाता है सामने वाला किस तरह बोलता है, या पढ़े लिखे लोग कैसे बोलते हैं, एक जज कैसे बात करता है, एक पुलिस वाला कैसे बात करता है, एक आर्मी मैन कैसे बात करता है। तो उन्हें कुछ डाउट हुआ यार, क्योंकि कई बार शायद उसने कुछ हल्की बात कर दी फोन पर। तो अब डीजीपी साहब को लगा कि एक चीफ जस्टिस ऐसे हल्की फुल्की बात नहीं कर सकते। तब वहां से उनका थोड़ा सा डाउट शुरू हुआ। इसका सितंबर में जब उन्हें डाउट हुआ तब उन्हें धीरे से अपने महकमे को एक लेटर बढ़ाया कि मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं बहुत दिनों से और ये चीफ जस्टिस के नाम पर आ रहे हैं, तो ज़रा तहकीकात कीजिए। अब नंबर खंगालने शुरू किए गए। जब नंबर खंगालने शुरू किए गए तो पता चला कि जिस नंबर से फ़ोन आ रहा है वो वोडाफोन का है। अब उस वोडाफोन वाले के बड़े अफसर को पकड़ा गया, क्योंकि इधर एक डीजीपी, एक तरफ चीफ जस्टिस, छोटे मोटे लोगों की तो जगह ही नहीं है इस कहानी में। तो जब उसको पकड़ा गया तो पता चला कि ये सिम तो पटना सिटी से खरीदा गया और चीफ जस्टिस के पास जो नंबर है वो तो ऑफिशियल रिकॉर्डेड सरकारी नंबर बांटे जाते हैं, जैसे हर स्टेट में है। चाहे वो पुलिस के कमिश्नर हो, उनका नंबर भी बदलता रहेगा, जो नया कमिश्नर आएगा वो यूज़ करेगा। उसी तरह जुडिशरी में भी है। डीजीपी के खुद नंबर जो होते हैं वो एक सरकारी ऑफिशियल होता है, एक पर्सनल होता है। जो भी डीजीपी आएगा वो नंबर वो कंटिन्यू लेके चलता रहेगा। तो पता चला कि ये चीफ जस्टिस का तो नंबर ही नहीं है, ये नंबर तो पटना सिटी में एक किसी और नाम पर खरीदा गया, फिर किसी और नाम पे इसका एक जो फ़ोन था उसमें यूज़ हो रहा है। अब उस नंबर के थ्रू पुलिस पहुंचती है, पहले को पकड़ती है, फिर दूसरे को पकड़ती है, फिर चेन बनता जाता है और उसके बाद आखिर में अभिषेक अग्रवाल का नाम आता है, उसको पकड़ा जाता है। अब जब अभिषेक अग्रवाल पुलिस के हाथ में आया तब फिर नई कहानी आती है। पूछा गया कि भैया ये बताओ कि ये सिम चीफ जस्टिस बनकर के डीजीपी को फ़ोन, तब वो कहानी बताता है कि असल में मेरे दोस्त एसएसपी आदित्य कुमार ने मुझे कहा था कि तुम फर्जी चीफ जस्टिस बनो और डीजीपी को फ़ोन करो और ये मुकदमा हटवाओ। बस अपने दोस्त की दोस्ती के लिए मैंने ये काम किया और मैं चीफ जस्टिस बन के फ़ोन कर रहा था डीजीपी को और मुकदमा हट भी गया था, क्लीन चिट भी मिल गई। अब ये बड़ी फजीहत और शर्म की भी बात थी, मीडिया में आए, लेकिन ये खबर लीक हो गई। अब इसमें दोनों तरफ फजीहत थी। एक तरफ तो ये भी कि एक डीजीपी एक सिफारिश पर एक आईपीएस अफसर के खिलाफ बिना जांच के उसको कैसे क्लीन चिट दे सकता है। दूसरी तरफ ये कि एक डीजीपी बिना ये जाने कि सामने इतने सारे कॉल एक चीफ जस्टिस कर रहे हैं और उसको कंफर्म भी ना करें, ये भी अजीब सी बात है। आज के दौर में तो फ्रॉड आम बात है। तो एक आला पुलिस अफसर के दिमाग में ये बात खटकनी चाहिए थी कि कोई उन्हें बेवकूफ़ तो नहीं बना रहा है। और सबसे बड़ी बात इस पूरे खेल में एक को क्लीन चिट मिल गई। अब इसके बाद दोबारा जांच हुई, जब ये सारी चीज़ें सामने आई तो फिर जांच हुई तो पता चला कि नहीं, उसके खिलाफ तो वो सारा मामला बनता है और आदित्य कुमार के खिलाफ। अब जो क्लीन चिट दी गई वो फिर वापस ऑर्डर लिया गया और कहा गया नहीं, वो एफआईआर अपनी जगह कायम है। और अब 4-5 लोग तो पकड़े गए हैं, लेकिन जो मेन इस कहानी के दूल्हा हैं, यानी कि मेन अक्यूज्ड आईपीएस अफसर एसएसपी सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस आदित्य कुमार, वो फरार है। तो अमूमन मुजरिम फरार होते हैं हमारे देश में, अब पुलिस वाले भी फरार होने लगे हैं। तो एसएसपी साहब फरार हैं, बिहार पुलिस की टीम उन्हें ढूंढ रही है। अब वो पकड़े जाएंगे, उसके बाद उनसे पूछताछ होगी और हो सकता है ये केस पहले लोअर कोर्ट में जाए, फिर उसके बाद शायद हाई कोर्ट पहुंचे। और क्या पता अगर इस केस का ट्रायल फटाफट चलना शुरू हो जाए तो एक दिन ऐसा भी आए कि उन्हीं चीफ जस्टिस साहब के सामने ये वाला केस पहुंच जाए और आदित्य कुमार मुलजिम के कटघरे में हो और वही फैसला सुना रहे हो, तो सोचिए फिर क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें कई बार ऐसा लगता है कि बिहार में ही मुमकिन है। और ये अजीब अजीब जो कहानियाँ जिस तरीके की आती हैं, क्योंकि यहाँ पे एक मजाक से अलग सीरियस ये है कि आप ये देखें कि इसमें किस ओहदे के लोग हैं। चीफ जस्टिस के नाम पर झूठ बोला जा रहा है, डीजीपी साहब उस झूठ को लगातार सुन रहे हैं, डीजीपी साहब उस झूठ के झांसे में आकर क्लीन चिट जारी कर रहे हैं, और एक एसएसपी जो कानून का रखवाला है, जिसने शपथ ली है,
वो एसएसपी वो तमाम हथकंडे अपना रहा है जो एक टुच्चा क्रिमिनल या फ्रॉड जो धोखेबाज वो ये सारे चीज़ें करते हैं। अब अगर मान लीजिए कि इस केस में कुछ हो जाए और भी जो एसएसपी हैं उनको गुनहगार भी मान लिया जाए, फिर उसके बाद मुकदमा भी चले, फिर वो बरी हो जाए और क्या पता शायद वापस बहाली हो जाए, लेकिन जो पुलिस का जो पूरा भरोसा है वो तो टूट गया। और ऐसे अफसर क्या लगता है कि हमारी सोसाइटी में, हमारे इर्द गिर्द, हमारे समाज में हम लोगों की रखवाली कर पाएंगे जो खुद ही क्रिमिनल के हिसाब से सोच रहे हैं? तो अजीब सी चीज़ थी। खैर, कहानी में आज इतना ही, और एसएसपी साहब जब पकड़े जाएंगे इसके आगे क्या होगा उसका अपडेट मैं आपको ज़रूर दूंगा। दूसरा, हाँ, बहुत सारे लोगों ने कहा अंकिता भंडारी केस में अभी कोई अपडेट नहीं है, सारे अक्यूज्ड जेल में हैं, किसी को बेल नहीं मिली है, पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, चार्जशीट अभी दाखिल नहीं हुई है, वो जैसी होगी वो भी मैं आपको बताऊंगा, और सारे सेक्शन वही है। हाँ, एक जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट और बाकी चीज़ें अब तक आई हैं उसमें ये है कि मर्डर से पहले रेप नहीं हुआ और ऐसी कोई प्रूफ नहीं मिले। बाकी इसमें जो भी अपडेट होगा वो मैं दूंगा। दूसरा एक और अपडेट भी भूल गया मैं, कहीं 12 के बाद से था। बिहार की मुन्नी देवी की कहानी सुनाई थी, जिसके जो अपने बेटे के लिए 7 साल से लड़ाई लड़ रही है। 12 तारीख को पटना में ही सुनवाई हुई थी, पटना हाई कोर्ट में, और बाकायदा पुलिस ने अपने सारे वहाँ पे दलीलें दी और पटना हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि उस बच्चे को मुन्नी देवी को सौंप दिया जाए। लेकिन अब इस कहानी में नया ट्विस्ट ये आ गया है कि मुन्नी देवी ने जो अपना पता कोर्ट में और बाकी जगह दिया हुआ जहाँ वो रहती हैं उस जगह पे मुन्नी देवी है ही नहीं, और बच्चा पटना के अभी चाइल्ड वेलफेयर उसमें रखा हुआ है। पुलिस का कहना है कि जैसे ही मुन्नी देवी बरामद हो जाएंगी, मिल जाएंगी, वो बच्चा उन्हें सौंप दिया जाएगा। तो अभी तक 12 से लेकर आज तक मुन्नी देवी नहीं मिली है, न उनके वकील को मिली है, न पुलिस को मिली है। अब बच्चे को तो उनको सौंपना है, 7 साल बाद माँ बेटे का मिलन भी हो जाएगा, लेकिन अब अभी तक बच्चा गायब था, अब माँ गायब है। तो अब मुन्नी देवी कहाँ गायब हो गई? वो कहीं चली गई हैं, किसी ने उनको धमकी दी है। ये क्या होगा ये भी मैं आपको अपडेट जो है वो जल्दी दूंगा। तो फिलहाल इतना ही, लेकिन अपना सिलसिला आज भाई आगे बढ़ाता हूं। आज आफताब हुसैन जी, और बल्कि क्या नाम लिखा है मैंने खुद ही बताइए, भूल रहा हूं, अफ्तान हुसैन जी और गौसिफ आफ्ताब। तो आफ्ताब हुसैन जी और गौसिफ आफ्ताब, इन दोनों का बर्थडे है, तो आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक। दानिश मोहसिन ने भेजा है भोपाल से, नाम में अगर कोई गलती हो तो माफ़ कीजिएगा। इसके अलावा रियांश बाबू, इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे रियांश। और विवेक वास्के ने भेजा है, वास्कले। साथ ही सिमरत औलख कनाडा से, इनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे सिमरत साहब। आफ्ताब अंसारी का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे आफ्ताब। इसके अलावा सोनम कुमारी, इनका भी जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे सोनम। अशोक कुमार ने भेजा है और इन्होंने कहा तंदूर की कहानी सुनाए, वो मैं ऑलरेडी सुना चुका हूँ। प्रवेश चौधरी असम से हैं, इनका भी आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे प्रवेश साहब। साथ ही सनी पाटिल, हैप्पी बर्थडे सनी। विशाल गायकवाड़ ने भेजा है। इसके अलावा हैप्पी बर्थडे श्रीचंद बिश्नोई जी, और इनका बर्थडे संडे को था, तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। साथ ही सोनू कुमार, और हाँ सोनू कुमार है, संडे को इनका भी था, तो हैप्पी बर्थडे सोनू। और इनका एग्जाम प्रिपरेशन तैयारी चल रहे हैं, तो बेस्ट ऑफ लक एग्जाम में, अच्छे से आप एग्जाम को क्लियर कीजिए। मोहम्मद सुहेल, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे सुहेल साहब। और सैयद जमीर एंड हिदायत ने भेजा है। इसके अलावा जाफर शरीफ का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे जाफर साहब। और शौल हमीद ने भेजा है। साथ ही अनिल कुमार हिमाचल प्रदेश से, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे अनिल साहब। इसके अलावा अनीशा श्रेष्ठा, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे अनीशा जी। और दीपेश जोशी जी की पत्नी है, ये टेक्सास से हैं, 16 तारीख को इनका था, तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। विकास ठाकुर कुवैत से हैं, इनका भी आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे विकास। साथ ही तनिष्क 16 को था, हैप्पी बर्थडे तनिष्क। नफीस अरमान, इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे नफीस। और वाजिद सईद ने भेजा है। इसके अलावा रजत भारद्वाज एंड मृणाल शर्मा, बड़े अच्छी इन्होंने इंटरेस्टिंग कहानी लिखी है। रजत साहब कल दिल्ली से शायद दुबई जा रहे थे और फ्लाइट में बैठकर ये क्राइम तक की कहानी सुन रहे थे। इनके बराबर में एक शख्स बैठे थे जिनका नाम मृणाल शर्मा, उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा आप कहानी सुनते हैं, मैं भी सुनता हूँ। फिर दोनों के बीच में क्राइम तक की कहानी को लेकर लंबी डिस्कशन हुई, तो इन्होंने कहा कि फिर दिल्ली से दुबई तक का सफ़र यूं ही खत्म हुआ। तो थैंक यू सो मच आपके इस प्यार के लिए रजत भारद्वाज साहब, और साथ ही मृणाल शर्मा जो आपके साथ बैठे और फिर आप लोगों की दोस्ती हुई। कम से कम क्राइम तक की कहानी की वजह से चलिए ये फैमिली जो है और मजबूत हो रही है, यही दुआ है, बस इसी तरह ये फैमिली बनी रहे। नरेंद्र सिंह
आंध्र प्रदेश से थैंक यू सो मच नरेंद्र, ये चित्तौड़ से हैं आपके मेल के लिए। आशीष यादव ने कहानी की फरमाइश की। इसके अलावा अपर्णा, इन्होंने पूछा है कि जो पाकिस्तान में छत पे लाशें मिली थी या फिर मेडिकल स्टूडेंट्स को जो पढ़ाई के लिए, स्टडी के लिए लाशें, उसके बाद क्या होता है? तो लाशों को आमतौर पर जला दिया जाता है या फिर वो जो भी नियम है उसके हिसाब से किया जाता है। लेकिन जो वहाँ के अस्पताल के छत पे लाशें थी उससे बदबू और ये सड़ी इसलिए नहीं आ रही थी कि वो सारी सिर्फ हड्डियाँ और कंकाल थी, और कंकाल से बदबू नहीं आती। इसके अलावा राही तेली हैं, एक कहानी की फरमाइश की है। साथ ही सौरभ रस्तोगी हैं, थैंक यू सो मच आपके इस मेल के लिए। और जो आपने कहा था चिराग से, मैंने कहा भी था, बात भी की थी शायद। यशपाल बिश्नोई, थैंक यू सो मच। इसके अलावा रतन विश्वकर्मा, अंकिता भंडारी का अपडेट मैंने शुरू में दे ही दिया। प्रफुल्ल लाल, अच्छा इन्होंने, कई लोगों ने लिखा कि हाथ में चोट लगी है। ये चोट नहीं लगी है, ये जलने का निशान है। एक्चुअली हो क्या रहा था कि मैं लास्ट फ्राइडे या सैटरडे प्रेस कर रहा था अपने कपड़े, और प्रेस करते हुए फ़ोन पे बात भी कर रहा था, और वो प्रेस यूँ खड़ा था, अचानक गिरा तो वो सीधे मेरे हाथ पे गिरा और ये थोड़ा सा जल गया, लेकिन निशान रह गया, लेकिन ठीक है। तो थैंक यू सो मच आपकी इस कंसर्न के लिए भी, और बड़ी बारीक नज़रें भी हैं लोगों की, ये भी मुझे पता चलता है इससे। राकेश सोखल, एक कहानी की फरमाइश की है। इसके अलावा फारूक पटेल साहब ने लिखा कि राम रहीम बाहर आ गया और मीडिया और ये सारी चीज़ें, आप लोग खामोश चुप हैं। तो फारूक साहब, आपका गुस्सा अपनी जगह जायज़ है। मीडिया को लेकर जो आपने कहा है मैं आपसे सहमत हूँ, और क्या बोलूँ, कई बार तो पहले भी बोल चुका हूँ। गुरपिंदर सिंह, एक कहानी की फरमाइश की है। इसके अलावा रवि कुमार है, जगजीत भट्ट है, दिलीप सिंह भाटी डिफेंस में है, और थैंक यू सो मच आपके इस मेल के लिए। तो आज कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।